हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो एक साथ कई चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं ये भी दे लूंगा, वो भी हो जाएगा। नहीं, जिंदगी में जिन लोगों ने कुछ आयाम हासिल किए वो लगातार केवल एक ही काम करते हैं, और वो ये काम करते हैं, वो सिर्फ पहले एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे जिंदगी में इस एक चीज को हासिल करना है, और वो चीज उस पर अपना दिल दिमाग सब कुछ झोंक देते हैं, एंड देन वो वहां से स्टार्ट करते हैं अगला सेगमेंट, एंड दैट इज वो अगले 2 साल आपने इनका कि इसमें झोंक दो पूरी तरीके से। और दूसरा, विकल्प विहीन हो जाए, यानी इसका अगर ये या इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो ये 3 चीजों पे ही आपका करियर की शुरुआत होती है। अगर आप अपने करियर को लेकर जा रहे हो तो आप केवल इसी के साथ ही आप काम कर सकते हो, राइट। तो ये बात याद रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए। पहली बात, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे यही एक चीज करती है, और इसको बोलते हैं पैरेटो लॉ। ठीक है, ये पैरेटो लॉ से भी आगे, पैरेटो लॉ के बारे में पता है, इटालियन मैथमेटिशियन जिन्होंने बताया था कि आपके जो 20% वर्क होते हैं वो आपकी 80% जो है प्रोडक्टिविटी, आपकी 80% लाइफ को तय करते हैं। आपके जीवन में 20% लोग होते हैं वो आपकी 80% चीजों को डिफाइन करते हैं। आप अपने घर में भी केवल 20% चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 80% चीजें आपके लिए वेस्ट होती हैं। तो यहां पर वो कहते हैं कि आपको इससे भी आगे बढ़िए और एक वन थिंग, एक सपना, एक मकसद, एक लक्ष्य आप हासिल करिए, और उसके पीछे क्यों, कि मुझे ये क्यों हासिल करना है। फिर उसके लिए एक टाइम अलॉट करिए कि मुझे मिनिमम ये टाइम हमें यहां देना है, और दूसरा कट ऑफ पूरी दुनिया में, अब इसके सिवा मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये मकसद है। और देन विकल्प विहीन हो जाइए, ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। अरे यार ये कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद ये कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद ये कर लेंगे। जब ऑप्शनहीन हो जाते हैं, लॉक योरसेल्फ इन अ रूम, कि अब कमरे में बंद है, अब कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि आपका पूरी एनर्जी, आपकी पूरी कंसंट्रेशन, आपकी पूरी फोकस उस एक गोल के लिए फोकस हो जाती है। ये ही आपका जीना मरना, दिन रात, प्यार मोहब्बत, सब कुछ यही हो जाता है। और जब इतनी शिद्दत से आप चाहो, तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे वापस आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यही कहता है कि आपने इतना उस पर फोकस कर दिया यूपीएससी पे कि अब आपका सोना, जागना, पढ़ना, लिखना सब कुछ सिर्फ यूपीएससी है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मुकाम है। और मेरे ख्याल से आपको ये 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे। आप जो भी लोग बिगिनर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं यूपीएससी लबास ना जाने के, वो इस बात को याद रखिएगा। पहली चीज, डिफाइन करिए कि मुझे क्या पाना है। दूसरी बात, अपने लिए कम से कम 2 साल निकालकर बाहर करिए कि मुझे ये 2 साल मिनिमम, न्यूनतम मुझे देने हैं, और पूरी दुनिया से कट ऑफ होने का तैयारी कर लीजिए। आपके पास अब आपकी किताबें, आपके मकसद, आपके टीचर, इनसे इसके बाहर आपकी कोई दुनिया नहीं है। और विकल्प विहीन हो जाइए कि मुझे सिर्फ यही सोचना है, मुझे सिर्फ यही पाना है, इसके सिवा मैं और कोई ऑप्शन अपने साथ नहीं रखूंगा, राइट। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो भी हमारे बच्चे अभी बिगिनर हैं, अगर 12th क्रॉस कर चुके हैं, इट इज अ राइट टाइम। सिनेरियो चेंज हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। हमारे यहां पहले माना जाता था कि आप जब यूपीएससी कर लेंगे, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन कर लेंगे, तब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अब चीजें बहुत स्मार्ट हो गई हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। पहले बहुत ही गिने चुने 2-2.5 लाख बच्चे जो है एग्जाम की तैयारी किया करते थे, अवेयर हुआ करते थे सिविल सर्विसेज बारे में। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में 2008 के बाद आईटी सेक्टर डाउन हुआ है, पूरी मार्केट क्लैश हुई है, आपने देखा कि तमाम तरह की नौकरियां इस बार चली गई कोविड-19 लॉकडाउन में पूरी दुनिया में से। लेकिन अगर कोई चीज कभी भी जो है वो नहीं हिली, चाहे वो आपका 2008 का जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा हो या कोविड का क्राइसिस रहा हो, जो आपकी जो सिविल सेवा है उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आई है। उनकी जो वेतन की सुरक्षा, उनकी सुविधाओं की सुरक्षा, उनकी जो पावर है उसमें और बढ़ोतरी हो गई। ये हीरो बनकर निकल कर आए सोसाइटी में। जब प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर पा रहा था तो इन्होंने आगे बढ़कर उसको करना शुरू किया, सरकार की जिम्मेदारियों को संभाला, लॉकडाउन की पद्धतियों को लागू किया, और अब अगला चैलेंज है कि इकोनॉमी को वापस रिवाइव करना है, वैक्सीनेशन को प्रॉपर करना है। तो इनका जो सम्मान था, इनकी जो वैल्यू थी वो और ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई चीज मैं देखता हूं कि जो एक तरह से कह सकते हैं जिसमें कोई भी कंपन नहीं है, कोई भी जो है वो शेक नहीं है, वो यही सेगमेंट है जिसके लिए आप जाने की सोच रहे हैं। लेकिन अब ये ख्याल सिर्फ आपका नहीं है। अब आज की डेट में पेरेंट्स, मेरे पास 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों के पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं अपने बच्चे को आईएएस में डालना चाहता हूं, सिविल सेवा में, अभी से मैं उसको क्या पढ़ाऊं।
अगर 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे को इतनी अवेयरनेस आ रही है, उनके पेरेंट्स उनको पूछते हैं कि हिंदू का पेपर लगवाओ, एक्सप्रेस लगवाओ, एनसीईआरटी से अभी पढ़ना शुरू करें, ठीक है, मेरे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 9 10th के मेरे पास इतना ज्यादा मैसेज आता है, इसका मतलब है कि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबको समझ में आ गया कि ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आपको स्टेबिलिटी, जहां आपको क्रिएटिविटी, जहां आपको सुरक्षा, ये सारी चीजें मिलेंगी। मार्केट में हर जॉब अप्स एंड डाउन्स हो रही है, लेकिन इसमें कोई भी अप्स एंड डाउन्स हमें नहीं निकल कर सामने आ रहा है, राइट। तो जो बेस्ट टाइम है, याद रखिएगा कि आप 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं, आपकी जो नींव है यूपीएससी की प्रिपरेशन की पड़ जानी चाहिए। द बेस्ट टाइम, अगला मैंने क्या कहा कि जो बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम यानी कि दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर मैं बेस्ट की बात करूंगा तो ये बेस्ट टाइम जो आपका होगा वो आफ्टर ट्वेल्थ यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। अब आप पूछेंगे क्यों सर, ऐसा आपने क्यों कहा, राइट। इसकी जो है वो रीजन क्या है इस बात को कहने का, मैं आपको बताता हूं। जब मेरा ये सेमिनार शुरू हुआ तो ये 3 श्रृंखलाओं में जब हम आगे बढ़ रहे तो आपको पहले मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना, और मैंने आपसे कहा था इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के वैल्यू एडिशन प्रोसेस शुरू ही नहीं होती है, उसके बिना एनालिसिस पावर शुरू ही नहीं होती है, राइट। अब जरा देखिए ये इंटरेस्ट डेवलप कब होता है, आप मुझे खुद जवाब देंगे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझे जवाब देंगे। पहला, जब आप बहुत प्रेशर में पढ़ाई करते हैं, जब आप बहुत प्रेशर में, अरे मुझे खत्म करना है, विपिन चंद्रा खत्म करनी है, लक्ष्मीकांत खत्म करना है, या जब आप इंजॉयमेंट के साथ सीखने के लिए यानी लर्निंग प्रोसेस के साथ आप इंजॉय करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, जब आप सीखने के लिए इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं, आप मुझे बताइए कि कब आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, आपका दिमाग कब जो है वो सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है। पहली कंडीशन में जब बहुत प्रेशर हो, अरे बाप रे मुझे करना है, बहुत करना है, या जब आप उसको सीखने की प्रक्रिया में आप एंजॉय करते हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, आपको कोई जो है रेस नहीं लगाना है, कोई बहुत भागदौड़ नहीं करनी है, तो आप सीखते कहां ज्यादा हैं, ठीक है, आप कहां पर ज्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, इन दोनों केस में आप मुझे बताइए। यस, बिल्कुल सही है, जो आप लोगों ने जवाब दिया वही बिल्कुल सही है कि जब आप इस चीजों को एंजॉय करने, सीखने की मकसद से किसी चीज को पढ़ें कि मुझे सीखना है, और इसके लिए आपका रिलैक्स होना, क्या होना, रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। आप जब एजिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, आपके अंदर तनाव होता है, 10 दिन है, 10 दिन और एग्जाम आ रहा है, तो आपने देखा होगा बटरफ्लाईज जैसे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आता है, फिर उस दौरान बस ये लगता है किसी तरह इसको खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है, जब तक एग्जाम दे के आते तब तक हार्ट बीट बढ़ी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, इसका भी साइंस है, और आप सीखने की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, आप बस उसको पढ़ रहे होते हैं, बस किसी तरह से आप एग्जाम में जाके आपको वॉमिट कराना होता है, जब एग्जाम से निकल कर आते हैं तो अरे बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि क्या अंदर भरा हुआ था विष जो बाहर हम उगल के चले आए। बट यूपीएससी में ये चीजें सफल नहीं हो पाती हैं। क्या होता है, आप जितने भी टॉपर्स उठा के देखो, चाहे वो टीना डाबी रहे हों, चाहे और भी जितने भी हमारे टॉपर्स, उन्होंने बहुत पहले से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, राइट। वो इसको अपने जो फंडामेंटल्स था उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। और इस दौरान क्या होता है कि जब आप इस कंडीशन में होते हैं, जब ग्रेजुएशन में होते हैं, तो आपके ऊपर ना तो समाज का प्रेशर होता है। आज की डेट में बहुत से बच्चे बच्चियां जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो कहते हैं, जैसे मान लो लड़कियां हैं, अब ग्रेजुएशन हो चुका है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, साथ साथ शादी की बातें चल रही हैं। आप भी एग्री करोगे या नहीं करोगे, आप मुझे बताना। तो शादी के रिश्ते आ रहे हैं, अरे शादी कर लो, क्या दिक्कत है। खासतौर पर जो गांव देहात की या जो सबर्बन एरियाज की हैं, उनको बड़े प्रेशर का सामना करना पड़ता है। या जो लड़के हैं ग्रेजुएट हो गए, अब उनको नौकरी के लिए प्रेशर आ रहा है कि पिताजी की इनकम कम हो गई है, अब आपको नौकरी करनी है, अब आपको जो किसी तरह 8-10 हजार कमाना है किसी भी तरीके से। तो वो बेचारे समझौता करके भी उनको पूरा पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, और वो मजबूरी में जो है वो उनको समझौता करना पड़ता है कि वो अपना टाइम फिर बड़ी मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे निकाल पाते हैं। या बच्चियों के ऊपर बहुत दबाव आ जाता है, अरे ये रिश्ता देख लो, कोई तुम्हारी किताबें थोड़े ना फाड़ देगा, ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं, पढ़ाएंगे। लेकिन ये लक बाई चांस वाली बात हो जाती है, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। या हमारी कई बच्चियां हैं जो बहुत लंबे समय, शादी के जो बच्चा 3-4 साल का हो गया, अब वो कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे वापस जो है आना है, उस समय मेरे से ये छूट गया। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन के दौरान होते हैं तो उस समय आपके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान नहीं होते हैं कि हमें ये चीजें कैसे करनी है, हमें कैसे इसको लेकर जाना है। तो यहां पर क्या होता है, इस समय आपका माइंड बिल्कुल ही फ्री होता है, और अगर आपने अपने इस फ्री माइंड को सही दिशा दे दी, क्रिएटिविटी दे दी, तो उस दौरान आपके पास बहुत कुछ ऐसा होता है जहां पर आप सीख सकते हैं। और जब आप सीखने की प्रक्रिया में आते हैं, राइट, जब आप सीखने की प्रक्रिया में आते हैं, लर्निंग प्रोसेस में एंटर करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और जब
जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, मैंने आपको पहले बताया, तब आपके पास आती है एनालिसिस पावर। एनालिसिस पावर, जब आपको, जैसे मैंने वीडियो में लास्ट टाइम बताया था, भारत को जानो, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तब आपको लगेगा कि इस किसान आंदोलन का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहा, मेरे देश में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, मेरे यहां साफ सफाई अच्छी क्यों नहीं है, नगरीकरण की समस्याएं क्या है, भारतीय किसान क्यों जो है परेशान है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, हम अपने सभी बच्चों को पोषण क्यों नहीं दे पा रहे हैं, भारत सरकार इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही है, 1 अरब 35 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, हमारे स्कूल्स क्यों नहीं जो है वो अच्छे जा पा रहे हैं, कल हमने इतने समय बाद कोविड-19 के बाद हमारे मुंह पे तमाचा क्यों लगा कि हमें हेल्थ सेक्टर को और अच्छा करना है। यह तमाम ऐसी बातें, हमारे कई गांव में अभी बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई है, क्या हमें सरकारी नौकरी की तरफ हमें पूरे समाज को लेकर जाना है, या हम एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता की तरफ समाज को लेकर जा सकते हैं। गांधी का स्वराज का मॉडल क्या था, गांधी स्वराज को किस रूप में लेकर आना चाहते थे, वो गांव को एक जो है वो अलग से यूनिट क्यों डेवलप करना चाहते थे, गांधी ने इस देश को क्या दिया, क्या जन आंदोलन गांधी की सबसे बड़ी देन थी। अगर जन आंदोलन है तो लोकतंत्र में जन आंदोलन का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो किस रूप में है, राइट, भारत की राजव्यवस्था किस रूप में काम करनी चाहिए, क्या हम सीडो डेमोक्रेसी के रूप में है, या हम मोबोक्रेसी के रूप में है, यानी भीड़ तंत्र के रूप में है, या हम जो है वो एक तरह से फेडरलिज्म हमारा बहुत ही ज्यादा परिपक्व नहीं हो पाया है, क्या राज्यों को ज्यादा जो है शक्तियां दी जानी चाहिए, या राज्य अपनी शक्तियों को क्षेत्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, जो आपके ऊपर से बाउंस हो रहे होंगे, वो धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जब आप उसको बड़ी बारीक नजरों से देखने लगोगे, जब आपका दिल और दिमाग हिंदुस्तान के साथ धड़कना शुरू हो जाएगा, तब उस दिन आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं किन मुद्दों के बारे में बात कर रहा हूं, ये मुद्दे ज्वलंत क्यों कहलाते हैं, ये इश्यूज जो है बर्निंग इश्यूज क्यों कहलाते हैं। और कल तुम जो है वो एक आम इंसान नहीं रह जाओगे, इस देश की जो एक कहते हैं तबीयत लिखने वाला, इस देश की तकदीर लिखने वाले लोगों में शामिल हो जाओगे। और ऐसी कंडीशन में देश की तकदीर लिखने वाला जो होता है, वो देश की महत्वाकांक्षाओं के साथ अपने दिमाग को, अपने दिल को अटैच कर देता है, उसका दिल दिमाग धड़कता है अपने देश की प्रगति के लिए, और आपके पास पावर होगा, आपके पास अथॉरिटी होगी, आपको उस चीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन? जो अवेयर होगा, जो चाहता है कि मेरे राष्ट्र में ये चीजें, जो ये समस्याएं खत्म हो, या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं झेली हैं, जो मैं अपने स्कूल में, गांव के स्कूल में जो है मेरे टीचर नहीं आते थे, मुझे कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या हमारी गांव की बच्चियों को जो है वो स्कूल की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, ये मेरी तकलीफें हैं। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरे पास आज पावर होगी, मैं संघर्ष से बाहर निकला, तो मैं उनके लिए वो करूंगा कि मेरे गांव का भी बच्चा पढ़े, मेरे गांव में भी सड़क आए, मेरे गांव में भी बात पहुंचे, और मेरे गांव की बच्चियां, या जिस जिले में मैं हूं वहां पर बच्चियों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। राइट, आप क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? कई बार आप कहते हैं कि साहब एक अनपढ़ नेता हमारे ऊपर आकर बैठ जाता है, लेकिन जरा दूसरा तुम महत्वपूर्ण देखो, दूसरी बात देखो, एक नेता सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करता है, पॉजिटिव पक्ष इसका देखो, वो किल अपने जहां पर वो लोकसभा, उसका जो है विधानसभा क्षेत्र है, केवल वही की प्रगति में बात करता है। आप ऑल इंडिया सर्विस का हिस्सा है, आप पूरे राष्ट्र के हर व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी भाषा संस्कृत साथ जोड़ सकते हैं, और उसके उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। जहां एक राजनेता केवल एक संकीर्ण दायरे में काम करेगा, आप एक व्यापक दायरे में, आपको जो है बिना जाति, बिना धर्म, बिना क्षेत्र, भाषा, संस्कृत, इन सब के दायरों से बाहर निकलकर एक, जिसे कहते हैं कि एक अखिल भारतीय मनुष्य के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो अक्सर हम निगेटिव पक्ष कहते हैं कि साहब एक अनपढ़ नेता हमारे सर के ऊपर आके बैठ जाता है, हमें आदेश देता है। आप क्यों भूल रहे हैं कि आप भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक समस्त भूभाग में आप इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो इसके पॉजिटिव पक्ष के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, राइट। तो यहां हमारी बात हुई कि कब हम तैयारी को शुरू करें। अब हमारी बात होती है कि हम तैयारी को किस स्टेप में आगे लेकर जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हुआ, द बेस्ट टाइम होता है जो भी हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, वो अपनी तैयारी को शुरू करें। और ये समय वरदान माने कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप बिना बाहरी प्रेशर के आप इस चीज को कर सकते हैं। याद है रंग दे बसंती का एक डायलॉग है, तो रंग दे बसंती में जो है आमिर खान कहता है कि जिंदगी बड़ी अजीब है, कॉलेज के अंदर यानी कैंपस के अंदर हम जिंदगी को नचाते हैं, हमारे लिए जिंदगी फन है, और इस कैंपस के बाहर यानी कि जब आप दुनिया में जाते हैं, जिंदगी हमें नचाती है। ठीक है, कभी आपके अपने अस्तित्व के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए, हर समय आपका संघर्ष यहां पर बना रहता है। तो जब तक आप कैंपस के अंदर हैं, जब तक आप कॉलेज के अंदर हैं, तो क्यों ना जिंदगी को एक मकसद दिया जाए, जिंदगी को एक दायरा दिया जाए, एक जो है रास्ता दिया जाए कि हमें यह चीज करनी है, और हम अपनी पढ़ाई में एक लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करना शुरू करें, राइट। सो ये बेस्ट टाइम हुआ। बट अगर आप
नहीं इतने भाग्यशाली हैं, नहीं आपको शुरुआती दौर में कोई रास्ता दिखाने वाला था, तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना, सुबह से शीघ्रम, जब जागो तभी सवेरा। तो वो दिन आज होना चाहिए। आज आपके अंदर वो इरादे होने चाहिए कि मुझे ये काम और अच्छे तरीके से करना है, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़े और हम यहां पे बात करते हैं कि क्या होगा स्टेप। 2 साल कम से कम आपको न्यूनतम, इसके बाद कोई विकल्प नहीं, अपने आप को सिर्फ एक जगह फोकस करो। नेक्स्ट वन, पूरी दुनिया से कट ऑफ होना है और सिर्फ एक ही चीज को आपको जानना है। द वन थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपका वन थिंग क्या है? जरूरी नहीं कि वो आईएएस हो, आप कुछ और भी करना चाहते हैं जिंदगी में, बट फाइंड आउट दैट वन थिंग। जिस दिन आपको आपका वो एक चीज मिल गई, जो वन थिंग मिल गया, जो आपकी जिंदगी का पर्पस तय करता है, यकीन मानिए आपको आगे जाने से संसार में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है जिसके लिए मैं आपको पिछड़ा हुआ कहूं। अगर आप पिछड़े हुए थे तो ईरा सिंघल कौन थी, जिनकी शरीर का बड़ा हिस्सा काम नहीं करता है। लेकिन इंसान अपने शरीर से बड़ा नहीं होता, अपने इरादों से बड़ा होता है, अपनी जटिलता से बड़ा होता है। उसके अंदर दृढ़ शक्ति कितनी है, उसके अंदर एस्पिरेशंस कितनी है, उससे वो बड़ा होता है। याद करिएगा कि मनुष्यों को आज तक कभी उनकी शारीरिक विसंगताएं, जो उनकी जो शरीर की कमजोरी, वो कभी रोक नहीं पाई है। अगर कोई चीज आपको रोकती है तो आपकी दिमाग की कमजोरी है। जब आपके हालात, आपके आसपास के लोग, उनके विचार, उनके संघर्ष जब आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं, तभी आप हारते हैं, तभी आपकी हारने की स्थितियां तय होती हैं। जिस दिन आपके दिमाग के अंदर यह बात बैठ गई कि संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकती, कोई भी सिचुएशन मुझे तोड़ नहीं सकता, जिस एक चीज का मैंने सपना देखा है, जिस चीज को पाने का मैं उत्तराधिकारी हूं, मुझे यह चीज मिलनी ही मिलनी है, उसी दिन आप इस संसार पर अपनी समस्त कमियों के बाद भी विजय पालेंगे। आपको वो कायनात को वो रास्ता देना पड़ेगा, वो जो है वो आपको मिलना ही मिलना है। सो ये बहुत ही आवश्यक है कि आप इस रूप में जीवन को देखें। पर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम अपने आसपास एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं, या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है जहां हमारे आसपास के ज्यादातर लोग हमसे यही कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, और हम धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम ही अपनी हार का कारण बन जाते हैं। यकीन मानिए, तो सबसे पहले जो इंजीनियरिंग आपको शुरू करनी है वो अपने दिमाग की इंजीनियरिंग शुरू करनी है। अपने दिमाग के अंदर एक फिल्टर लगाना है कि मैं किन विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दूंगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूं कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा बहरे हो जाओ, मैं नहीं सुनता भाई, मेरे को जो मेरे अंदर बैठ गया है, जो वन थिंग मेरी है, मुझे वही पाना है, चाहे तुम कितनी मुश्किलें मेरे सामने लाके खड़ी कर दो, इट डजंट मैटर। ये मेरे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। अगर मैं जानता हूं कि मैं इसको पा सकता हूं, मैं ये जानता हूं कि मैं इसको कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत अब मुझे रोक नहीं पाएगी। ये बात सुनिश्चित आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो काम है, जब आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए, तो अपनी आपको दिमाग की इंजीनियरिंग शुरू करनी है। मुझे किस विचार को अंदर आने देना है और किस विचार को मुझे फिल्टर आउट करना है, मुझे बाहर कर देना है। कोई तुमसे कहे यार आईएएस बहुत कठिन है, तुम तो गांव के लड़के हो, तुम तो हिंदी वालों को देखो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुम तो यार गरीब के लड़के, पहले कोई नौकरी ढूंढ लो। तो ऐसे लोगों को ना बड़ी बेरहमी से थोड़ा सा साइड कर देना, हटो जरा थोड़ा सा, ठीक है, कीप डिस्टेंस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आपको इनसे एक दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत चीज है, ये आपकी जिंदगी है। कल यही आपसे कहेंगे आकर कि भैया तुमने कर लिया, तुम्हें कौन मना कर रहा था। तो सबसे पहले इनको फिल्टर आउट करना है। आपकी अपनी जिंदगी जो है वो आपकी अपनी खुद की है, आप डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। क्योंकि लोग जो होते हैं, लोग, ठीक है, सबसे बड़ी बीमारी, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इन लोगों को जरा अपनी जिंदगी से किनारे करो, क्योंकि तुमने जैसे ही आपने वन थिंग पा लिया है, अब आपका सफर व्यक्तिगत है। ये सफर जो होता है, ये जो सपनों की मंजिल जो होती है, व्यक्तिगत, पर्सनल होती है। यहां परछाई भी साथ नहीं देती है। मैंने क्या कहा, यहां परछाई भी साथ नहीं देती है, क्योंकि इन रास्तों पर इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है कि वहां पर कई बार आपको अपनी परछाई भी साथ छोड़ती नजर आती है। रिश्तेदारों और रिलेटिव्स की तो मैं बात ही क्या करूं। तो यकीन मानिए, जिस दिन आपने सोचा कि आज मुझे यूपीएससी का सफर शुरू करना है, आज मुझे वो पैर बढ़ाने हैं, उसी दिन आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो पथरीले रास्ते हैं, ये सफर व्यक्तिगत है आपका। गुरु आएगा प्रकाश के रूप में, मशाल लेकर आगे बढ़ेगा, लेकिन जो पैरों की चुभन होगी वो आपकी होगी। और मैं यकीन मानिए, हमारे बच्चों को उल्टा बताया जाता है। जब आप आते हैं, दिल्ली आते हैं या कहीं भी आते हैं, अरे बताया जाता है यार ये सुनहरा सफर है, बस आप आइए, एडमिशन लीजिए, कल देखिए नीली बत्ती दरवाजे पर खड़ी होगी आपके। और वो भी सोचता अच्छा ये है, बोला अगर आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बढ़िया दहेज मिल, उसको पूरा सपनों की दुनिया में रहता है।
और इसी सपनों की दुनिया में अफीम के नशे में महीना डेढ़ महीना बिता भी देता है। बोले यार आईएएस बनना है, ऐसे वो आगे अपने जाके कमरे में लिख लेता है कि फलाने कुमार आईएएस, ठीक है, फलाने कुमार ये, और बस ऐसे आंख बंद करता है, किताब खोलता है और बस को ऐसे सुनहरे सपने आते हैं कि अपने गांव में जा रहा है, एम्बेसडर गाड़ी से उतर रहा है या इनोवा से अब तो आजकल आ गई है, उतर रहा है, सोशल मीडिया पीछे भाग रहा है, मीडिया वाले पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब वो उतरता है इस जमीन पर तब उसको पता नहीं होता है कि अंदर कितनी पथरीली जमीन है। महीना दो महीना बीतने के बाद उसको पता चलता है कि बाप रे, हमें तो पूरी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना था, ये एग्जाम ही व्यक्ति के रूप में नहीं था। जिस दिन मैंने सोचा उसी दिन व्यक्तित्व गया, व्यक्तित्व का निर्माण है, और व्यक्तित्व का निर्माण मेरा पढ़ना लिखना बोलना बात करना, मेरा एटीट्यूड, मेरा टाइम टेबल, मेरा टाइम मैनेजमेंट, किताबों के प्रति मेरा लगाव, मेरी मोहब्बत यूपीएससी के प्रति, हर दिन मुझे लड़ना है। और व्यक्तित्व निर्माण मैंने आपको पहले भी एक कहानी में बताया था, व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है। इसके बारे में एक छोटी सी बात कहूं, आपको तकलीफ पता चल जाएगी। जिनको भागना होगा आज भाग जाएंगे, और जिनको रुक कर आज लड़ना होगा वो आज अपनी कमर कस के इस युद्ध में कूद जाएंगे, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल नहीं आता है, यह बात याद रखिएगा। कल कभी नहीं आता है, इस बात को याद रखिएगा कि कल से तैयारी शुरू करेंगे, पापा से बात करेंगे। अरे कोई बात नहीं होती, बात सिर्फ अपने अंदर होती है। कहते हैं कि जिसने खुद को पाया उसने जग को पाया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अगर आप पूछेंगे साहब सर ये व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है, और जब आते हम तैयारी करने में तो क्यों हमारी ऐसी तैसी हो जाती, 2 महीने बाद पढ़ने में मन नहीं लगता, भूलना शुरू कर देते हैं, किताबें याद नहीं रखती, सर नोट्स नहीं बन पाते हैं, सर ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते। यही तो कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सुना रहे हो। मैं बता देता हूं क्यों सुना रहे हो, समझ पाओ मेरा मकसद। अगर मेरा मैसेज तुम तक पहुंच पाए तो भैया बहुत अच्छा। सिंपल सा एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं, कई बार सुना चुका हूं। एक लोहे का टुकड़ा है, आकार विहीन, मूल्य विहीन, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, एक लोहे का टुकड़ा है। अब लोहे के टुकड़े को इस संसार में कौन इज्जत देता है? तो आप जब आते हो अपने गुरु के सामने तो आप एक लोहे के टुकड़े की तरह होते हो। लेकिन अब इस लोहे के टुकड़े को, मेरी कहानी को बड़े ध्यान से समझना, और अगर मकसद पहुंच जाए तो मुझे जरूर बताना मैसेज करके कि ये लोहे के टुकड़े को सबसे पहले एक जो लोहार है वो आग की भट्टी में तपाता है, ठीक है। जब ये तपाता है तो ये लोहा भयानक, इसको अग्नि का सामना करना पड़ता है, भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है, और अपने अस्तित्व की इंप्योरिटीज, अपने अस्तित्व के अंदर छुपी हुई अशुद्धियों को वो निकालने के लिए मजबूर हो जाता है। बहुत तकलीफदेह प्रोसेस है, और अभी भी जो है वो इससे कुछ नया नहीं बना। अब इस तपाने के बाद वो लोहार जो होता है उसको हथौड़े से पीटता है, पीटना शुरू कर देता है उसको, यानी चोट पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे चोट पड़नी जाती है ये धीरे धीरे ये लोहे का टुकड़ा आकार लेना शुरू कर देता है, यानी बिना चोट के ये आकार नहीं ले सकता। प्रभु ये बात ध्यान रखिएगा, इसको शेप नहीं मिलेगी, इसको शेप नहीं मिलेगी, बिना चोट के ये आकार नहीं लेगा। और जब ये पीटा जाएगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब धीरे धीरे इसने एक तलवार का रूप ले लिया। वो तलवार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जो कायनात की युद्ध लिखती है, जो ऐतिहासिक होती है, जो धरोहर बन जाती है। लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है, वो इसको लोहे पर, जो पत्थर पर उठाता है और घिसना शुरू कर देता है। मन नहीं भरा उसका पीट के, आग में जला के अब वो घिसेगा, और जैसे जैसे ये तलवार घिसी जाती है वैसे वैसे कहीं जाकर उसमें धार आती है, वो शमशीर में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी धार से संसार के बड़े से बड़े युद्ध जीते जाते हैं। इनकी कीमत होती है।